चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 1 जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। इस चैप्टर का नाम क्या है? चेंजिंग ट्रेंड्स, यानी जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। अब कौन सा ट्रेंड है जो बदल रहा है? इसमें 2 पॉइंट है। पहले तो फिजिकल एक्टिविटी को देखा जाता था एज अ फन एक्टिविटी, एज अ लेजर एक्टिविटी, कि हाँ भाई फन के लिए, मजे के लिए खेल लिया। लेकिन अब वो जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। फिजिकल फिटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, गेम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपका जो न्यू टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, फिट इंडिया प्रोग्राम, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इंट्रोड्यूस करा है, उसमें जो फिटनेस है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो वो जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। नाउ फिजिकल फिटनेस या जो फिजिकल एजुकेशन है, गेम्स है, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फन एक्टिविटी, लीजर एक्टिविटी, बट फिजिकल फिटनेस को लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। दूसरा जो ट्रेंड है वो बदल रहा है ये कि जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, जो फिजिकल एजुकेशन है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो सरफेस है जिस पे गेम्स खेले जाते हैं वो बदल गया है। वेरेबल गेयर्स बहुत सारे आ गए हैं, पैड्स आ गए हैं, आई वेयर आ गए हैं, फुटवेयर बहुत नई नई इंट्रोड्यूस हो गई है। एंड देन टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है स्पोर्ट्स में, कि सेंसर्स आ गए, इंस्टेंट रिप्ले हम देख सकते हैं कि बॉलर ने आउट कर दिया है तो अगर बॉलर का लाइन पे पैर था कि नहीं, कि लाइन के बाहर था, नो बॉल तो नहीं थी, इंस्टेंट रिप्ले हम देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी आ चुकी है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। तो वो जो ट्रेंड है वो बदल गया है कि जो जिस सरफेस पे गेम्स खेले जाते थे वो आ गया है, टेक्नोलॉजी का रोल आ गया है, तो वो सारा ट्रेंड है वो भी बदल गया है, राइट। एंड नेक्स्ट इज करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो हम देखने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर कोचेस, बहुत वाइड वैरायटी आ गई है। एथलीट बनने के साथ साथ आप मीडिया में जा सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे करियर्स हैं फिजिकल एजुकेशन में। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, careers in physical education, changing trends in sports, and Khelo India and Fit India program. तो दोस्तों, what is physical education? अब जब भी हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में सुनते हैं तो हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ याद आती है, एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ करके हमें याद आता है कि हम फिजिकली फिट हो सकते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग फिजिकली फिट, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट होते हैं। फिजिकल रेफर्स टू बॉडी मूवमेंट एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जिसको हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स सेबुचो, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन process, aims at development of person physically, mentally, emotionally and socially through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. जब हम एक स्पोर्ट खेलते हैं तो हम फिजिकली तो फिट होते ही हैं, लेकिन हमको ये भी लर्न करने को मिलता है कि हमको अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करना है, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, एंड मेंटल फैक्टर्स, यानी हम मेंटली भी फिट हो जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल फिटनेस, बट इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस प्लस इमोशनल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस प्लस सोशल फिटनेस। तो इसका एम यही है कि हमको हर तरीके से फिट होना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फिजिकल एजुकेशन एम्स एट होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्ड लीडरशिप। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आप फिजिकली तो फिट हो ही रहे हैं, लेकिन जब आप एक ग्रुप में खेलते हैं तो आपको पता है कि सोसाइटी के साथ या एक ग्रुप में किस तरीके से काम करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अगर हम हार रहे हैं तो हमारे इमोशंस पर हमको काबू रखना है। तो इस तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमको हर लेवल पे डेवलप होने में मदद करता है। सो व्हाट आर द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फन एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो फोकसेस ऑन फिटनेस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, जो हमने अभी डिस्कस करा। तो व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। हम इसको अभी डीप में जानते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फिटनेस?
ऑर्गेनिक फिटनेस हमारी जो फिजिकल फिटनेस होती है वो। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो हम क्या होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है किसकी, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की। तो आप उनकी देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या कमाल की है, कितने साल उन्होंने मेहनत करी होगी इस फ्लेक्सिबिलिटी को पाने के लिए। तो जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम कितने अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं, तो दोनों ही लोग एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को जो ओवरकम कर पाता है वही जीतता है। तो स्ट्रेंथ होता है कितना पावर है हमारा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का। स्पीड मतलब हमारी रफ्तार कितनी है, हम कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बॉडी कितनी लचीली है, कितनी फ्लेक्सिबल है। एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टैमिना, हम कोई भी काम को कितनी देर तक कर सकते हैं। जैसे कोई रेस होती है जिसमें बहुत लंबा डिस्टेंस भागना है, तो हर कोई नहीं भाग पाता है। जिसमें अच्छा एंड्योरेंस होता है, अच्छा स्टैमिना होता है, वही पूरी रेस को कंप्लीट कर पाता है। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो ये सब मिलके फिटनेस को बनाता है। A healthy person may be physically unfit as he may be lacking in any component of physical fitness. अब एक पर्सन है जो हेल्दी है, तो वो दूर से तो हमको ऐसे लग सकता है कि ये तो फिजिकली फिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हेल्दी पर्सन भी फिजिकली अनफिट हो सकता है। हो सकता है उसका स्पीड और स्ट्रेंथ अच्छा हो, लेकिन उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस की कमी हो। तो ये चारों फैक्टर अच्छी तरीके से किसी भी पर्सन में होना चाहिए टू बी फिजिकली फिट। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि फिजिकल फिट होने के लिए कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। तो ये चारों ही कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ब्रेन मैसेजेस ले जाता है बॉडी की तरफ, एंड बॉडी के जो भी मैसेजेस है वो ब्रेन को आके देता है। तभी तो हम मूवमेंट्स कर पाते हैं कि बॉल को कैच करना है, बैठना है, खड़े होना है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारा करता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि कैच आ रहा है तो प्लेयर को पता है कि किस डायरेक्शन में भागना है, कितना भागना है, कैसे बॉल को कैच करना है। तो ये कौन करता है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारा करता है। तो जितना हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे उतना हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल्स डेवलप द एबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। ओके, नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल से हमको क्या याद आता है, सोसाइटी। यानी जब हम फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमको पता चलता है या हम लर्न करते हैं कि हमको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक पर्सन बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप करता है, जैसे कॉन्फिडेंस, ओबीडियंस, टेम्परामेंट, सिंसियरिटी, सेक्रीफाइस, फ्रेंडलीनेस, एक दूसरे के से कैसा बिहेव करना है, कितना फ्रेंडली होना है, दूसरों के प्रति हमको लॉयल रहना है, ओबीडियंट रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। तो ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हैं, एंड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम सोशल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हैप्पी, सैड, एंग्री, ये सब होता है। इमोशंस जब तक हमारे बैलेंस्ड है तब तक अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप गेम हार रहे हो तो आप लड़ाई झगड़ा करने लगो, मारा पीटी करने लगो। हमारे इमोशंस बैलेंस्ड होना चाहिए। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आ जाता है, हम इमोशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं। और दूसरे इमोशंस क्या हैं, जैसे एपैथी हो गई। एपैथी मतलब दूसरों के जो इमोशंस है, दूसरों की जो फीलिंग्स है, उनकी भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जब कोई टीम हार जाती है तो ऐसा नहीं कि वो गुस्सा मान के घर चले जाते हैं। जो जीतने वाली टीम है, हम देखते हैं कि प्लेयर्स उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, टीम स्पिरिट रखते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस बैलेंस करने का काम जो है वो फिजिकल एजुकेशन करता है। All right, an emotionally balanced individual reacts wisely when he is emotionally aroused. ऐसा नहीं है कि दुखी है तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए, खुश है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। यहाँ पे बैलेंस करने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है।
next is recreational development. So physical education is a kind of leisure activity, is a kind of fun activity. तो लीजर का काम भी जो फिजिकल एजुकेशन है वो करता है. जैसे कोई आदमी बहुत ऑफिस से थका हारा आता है, काम करके आता है बहुत टाइम तक, एंड फिर वो 1 घंटे का ब्रेक लेके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, जैसे टेनिस खेल लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, तो उसका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है. तो लाइफ का जो मोनोटोनस पार्ट है वो कट हो जाता है. मोनोटोनस मतलब रोजमर्रा में जो एक ही तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसको कट करके एक फ्रेशनेस लाता है. सो रिक्रिएशनल डेवलपमेंट भी उससे हमारा होता है. थ्रू पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी वन कैन मेंटेन लोअर बॉडी फैट परसेंटेजेस एंड हैव लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. तो फन एक्टिविटी तो मिल ही रही है, मतलब लीजर भी हो रहा है, हमारा टाइम पास भी हो रहा है, हमको अच्छा भी लग रहा है, लाइफ की मोनोटोनी कट हो रही है, एंड साथ ही साथ हमारा फैट भी कम हो रहा है, फिजिकली फिट भी हो रहे हैं. सो इट इज एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल एंड इट रिफ्रेशेस वंस माइंड एंड बॉडी, रिड्यूसेस द मोनोटोनी एंड मेक्स अ पर्सन अलर्ट. एब्सेंस फॉर दीज एक्टिविटीज कैन लीड टू बोर्डम, स्ट्रेस एंड टेंशन. तो अगर ये एक्टिविटीज ना हो तो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ सकता है. तो कभी भी जब मन अच्छा नहीं हो या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो हमको, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. सो एज आई सेड अर्लियर कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, बट इसमें एक वाइड वेराइटी होती है. जो स्पोर्ट्स आप देखते हो टीवी पे, स्टेडियम में जाके जो प्लेयर्स को आप देखते हो उनको भी तो किसी ने सिखाया है, तो वो क्या होता है, कोचिंग होती है. फिर आप जब जिम में जाके अपनी बॉडी को टोन करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपको कौन मिलते हैं, ट्रेनर्स मिलते हैं. जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, विराट कोहली की फोटो किसी मैगजीन या पेपर में देखते हैं तो वो किसने क्लिक करी होती है, स्पोर्ट्स मीडिया के पर्सन ने. जब आप किसी मैच को देखने स्टेडियम जाते हो तो उसका मैनेजमेंट कौन करता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जब किसी एथलीट को चोट लग जाती है तो उसको ठीक कौन करता है, हेल्थ एंड थेरेपी पर्सन. एंड जब न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता है या टीवी में ऐड आता है कि सो एंड सो चैंपियनशिप होने वाली है, सो एंड सो कप खेला जाने वाला होता है, तो उसका काम कौन करता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग. तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट आर द करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. सो फर्स्ट एंड वेरी बेसिक इज टीचिंग. जो टीचर होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के, वो भी एक करियर है फिजिकल एजुकेशन में. नाउ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू स्कूल्स बट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेसिक है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है या फिजिकल एजुकेशन में करियर्स क्या होते हैं. लेकिन जब आप थोड़े हाई लेवल पे जाओगे तो आप बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे. बायोमैकेनिक्स में थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे 2 वर्ड से मिलके बना है बायो और मैकेनिक्स. बायो इज आवर बॉडी, बायोलॉजी, एंड मैकेनिक्स इज मूवमेंट्स. जहाँ पे मूवमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई मोशन होता है, एंड जब हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है उसमें कोई ना कोई लॉ ऑफ मोशन लगा होता है. तो बायोमैकेनिक्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है एंड कौन सा मोशन उस पर काम कर रहा है. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. बायोमैकेनिक्स एक टॉपिक हो गया, तो उसके टीचर्स होते हैं. स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो चोट लग जाती है किसी को, चाहे वो कॉन्ट्यूशन हो, ऑपरेशन हो, लैसिरेशन हो, इंसिशन हो, यानी कि स्किन छिल गई है या स्किन पे खून का थक्का जमा है, स्किन सिर्फ नीली पड़ी है, स्किन किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कटी है या नॉर्मल ऑब्जेक्ट से कटी है. तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, किस तरीके की दवाई दी जाएगी, किस तरीके से आइस लगाई जाएगी या उसको रिहैब करा जाएगा या किसी एथलीट को हॉस्पिटलाइज करा जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके से पर्सन को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर पढ़ाता है, इसका लेवल अलग अलग होता है. सो फिजिकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट टू एवरी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज. सो फिजिकल एजुकेशन टीचर एज अ प्रोफेशन इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पे ट्रेन टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर होते हैं, कॉलेज लेवल पे टीचर होते हैं. तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. नेक्स्ट इज कोचिंग. तो जैसे कि हमने बात करी कि जो भी स्पोर्ट आप देखते हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, रेसिंग होती है जो फॉर्मूला 1 एंड ऑल, तो वो जो आप देखते हो, जो भी प्लेयर्स खेलते हैं या जो भी एथलीट्स होते हैं, उनको किसी ना किसी ने तो सिखाया होता है.
गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं किसी न किसी ने हमको सिखाया है। तो कोचिंग एज अ प्रोफेशन भी हम फिजिकल एजुकेशन में ले सकते हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली हैं एंड अब अनिल कुंबले का नाम सजेस्ट करा जा रहा है। तो कोचिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि कोचेस ने कहीं ना कहीं वो गेम खेला हुआ है, तभी उनको कोचेस भी रखा जाता है। यानी अगर आपने ड्राइविंग सीखी नहीं है तो आप ड्राइविंग कैसे सिखाओगे किसी और को, ठीक है। तो जैसे सौरव गांगुली हैं, वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं, तो वो एज ए कोच काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गेम किस तरीके से खेला जाता है, क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या बारीकियां होती हैं। तो कोचेस उनको रखा जाता है जिनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का। तो कोचिंग हम कर सकते हैं। कोचिंग कैन बी टेकन एज प्रोफेशन इन फिजिकल एजुकेशन इन schools, colleges, university and various other institutions. The coaches can opt games as per their previous experience as player in that game. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोचेस जो हैं उस गेम को, जिस गेम को वो सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके प्लेयर रह चुके हैं। There are several games played in the world and every game requires specialized coaching. After doing diploma of coaching in a particular game, a person gets job as a coach in that game. तो आप डिप्लोमा करके भी उस गेम के कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट इज फिटनेस एक्सपर्ट एज अ प्रोफेशन। तो आजकल तो काफ़ी डिमांड में हो चुका है कि सभी को फिट रहना है, हेल्दी दिखना है, अच्छा दिखना है। तो उसके लिए किन की ज़रूरत होती है? जिम ट्रेनर्स की, योगा ट्रेनर्स की, ठीक है, एरोबिक ट्रेनर्स की। तो वो कहाँ आ जाते हैं? फिटनेस एक्सपर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं एंड उसको भी एज अ प्रोफेशन हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मीडिया। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो टीवी में हो, मैगजीन में हो, न्यूज़पेपर में हो, उसका काम कौन करता है? स्पोर्ट्स मीडिया। तो स्पोर्ट्स मीडिया में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यानी जो न्यूज़ हमें देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में देते हो, चाहे वो टेलीविज़न में देते हो। जो हम एथलीट्स की फ़ोटो देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की फ़ोटो देखते हैं, वो कौन क्लिक करता है? स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। मैच चलता है तो कमेंट्री कौन करता है? कमेंटेटर्स। और स्पोर्ट्स मैगजीन राइटर्स भी आप बन सकते हैं। तो एमसीक्यू इस तरीके से भी आ सकता है कि ये कौन सा काम है जो स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन नहीं करता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन काम क्या करता है, आप कैसे बताओगे? तो आपको पता होना चाहिए वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं, एज ए फोटोग्राफर काम कर सकते हैं, एज ए राइटर भी काम कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कमेंटेटर्स। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता होगा? अब आप स्विमिंग करने किसी क्लब में जाते हो तो उस क्लब को भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा। आप मैच देखने जाते हो स्टेडियम में तो स्टेडियम को भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा। तो ये कौन करता है मैनेज? ये करते हैं मैनेजर्स। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, नीड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इज फेल्ट एंड उनके मैनेजर्स फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर स्पोर्ट्स क्लब, for various stadiums for their maintenance and functioning and managers for swimming clubs. तो जितने भी क्लब्स हो गए या स्टेडियम्स हो गए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पे सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन देखता है? हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट है हमारा थेरेपिस्ट। तो जब भी हमारे एथलीट को चोट लग जाती है तो कौन मदद करता है? उनकी थेरेपिस्ट मदद करते हैं उनकी इंजर्ड बॉडी को रिहैबिलिटेट करने में और उनको नॉर्मल कंडीशन में लाने में। सो फिजियोथेरेपी इज इन ग्रेट डिमांड एज फॉर रिहैबिलिटेशन एज अ पर्सन नीड्स अ फिजियोथेरेपिस्ट हु वर्क्स टू रीगेन फॉर्मल फिटनेस और ड्यूरिंग इंजुरीज। वापस से फिट होने में या फिर इंजुरी से उभरने में कौन मदद करते हैं हमारे एथलीट्स को? हमारे थेरेपिस्ट। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मार्केटिंग। तो जब भी कोई कंपटीशन होने वाली होती है या मैच होने वाला होता है तो हमको कैसे पता चलता है? मार्केटिंग के थ्रू ये पता चलता है। या तो हमने ऐड टीवी में देखा हो या हमने ऐड किसी मैगजीन में देखा हो। तो ये किसका काम होता है? मार्केटिंग टीम का काम होता है कि कोई भी कंपटीशन हो रही हो या कोई भी मैच हो रहा हो, कोई भी कप खेला जा रहा हो, तो उसकी सूचना किसको दे? लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे कैसे कमाएंगे? जब तक लोग देखने नहीं आएंगे मैचेस को, टिकट नहीं खरीदेंगे, तो पैसे कैसे आएंगे? तो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि कोई भी कंपटीशन जो हो रही है उनको इतना मार्केट करना, चाहे थ्रू टेलीविजन, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू सोशल मीडिया, ताकि जो लोग हैं उन तक उस इवेंट की जानकारी पहुंच जाए। ऑल राइट।
हमारा अगला टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि जो ट्रेंड है जो स्पोर्ट्स में वो बदल रहा है, अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है और साथ ही साथ जिस सरफेस पे गेम खेले जाते थे वो बदल गया है। वेरेबल गेयर्स आ गए हैं, पैड्स आ गए हैं, शोल्डर पैड्स आ गए हैं, आई वेयर आ गए हैं, फुटवेयर आ गए हैं, टीथ प्रोटेक्शन, माउथ प्रोटेक्शन आ गया है। तो बहुत सारे वेरेबल गेयर्स भी आए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया है। जो फॉर एग्जांपल जिस टेनिस रैकेट से सालों पहले खेला जाता था उस रैकेट में बदलाव आ गया है, बैट में बदलाव आ गए हैं क्रिकेट में। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बहुत सारे आ गए हैं। ऑल्सो जिस ट्रेडमिल पे सालों पहले लोग अगर चला करते थे, एक्सरसाइज करा करते थे, और आज का जो ट्रेडमिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो भी एक स्पोर्ट का इक्विपमेंट ही है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं, यानी कि सेंसर्स का यूज़ होने लगा है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि एथलीट्स का स्ट्रेंथ कितना है, पावर कितना है, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, राइट। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, बैट है, बॉल हैं, वॉचेस हैं, जैकेट है, जिनमें सेंसर्स आ गए हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ इसलिए भी सारा कुछ नहीं बताती हूँ। तो चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स से क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से हम एथलीट्स के परफॉर्मेंस डेटा को जान सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, राइट। हम मैचेस को बार बार देख सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या गलतियाँ हुई। टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ स्पीड कैसी है वो जान सकते हैं। तो चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स में 4 चीज़ें बेसिक हैं, दैट इज प्लेइंग सरफेस, जिस सरफेस पे गेम्स खेले जाते हैं, वेरेबल गेयर्स यानी गेम्स के दौरान जो गेयर्स हमारे एथलीट्स पहनते हैं वो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिस इक्विपमेंट से वो खेलते हैं या फिर जिस इक्विपमेंट की मदद से वो एक्सरसाइज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल आ गया है हमारे स्पोर्ट्स में। तो पहला है इसमें हमारा टॉपिक प्लेइंग सरफेस। तो जिस सरफेस पे गेम खेले जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत सारे टाइप के सरफेस आ गए हैं। सीमेंट सरफेस आ गया है, क्ले सरफेस आ गया है, सिंथेटिक सरफेस आ गया है, ग्रास आ गई है, टर्फ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हम देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसके नीचे शॉक अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, फिर सैंड रहती है, फिर रबर रहती है, फिर फाइबर रहता है। तो जो प्लेइंग सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। हम जानते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग सरफेस होता है, क्रिकेट के लिए अलग है, हॉकी के लिए अलग है, कबड्डी के लिए अलग है, टेनिस के लिए अलग है। तो जो सरफेस है जिस पर गेम्स खेले जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो गए, अच्छे हो गए। एडवांस हो गए इसका मतलब क्या है कि अब एथलीट को ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि अरे मुझे चोट तो नहीं लग जाएगी, अरे मैं कहीं गिर जाऊंगा तो मेरी मूवमेंट में ज़्यादा खराबी तो नहीं आ जाएगी, मेरी बॉडी में ज़्यादा खराबी तो नहीं आ जाएगी। उसको पता है कि शॉक अब्जॉर्बेंट लगा हुआ है और बहुत अच्छा है जो हमारा सरफेस है। तो जो एथलीट है वो अपने फुल पोटेंशियल से खेल सकता है और साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अपने फुल पोटेंशियल से खेल सकता है क्योंकि उसे चोट का डर नहीं होता है। तो प्लेइंग सरफेस हमने जैसा डिस्कस करा बहुत सारे टाइप के आ गए, नेचुरल ग्रास, वुड, सीमेंट, आर्टिफिशियल टर्फ, रबर। तो अब प्लेइंग सरफेस से क्या हो गया है, नए जो सरफेस आ गए हैं दे आर लेस प्रोन टू इंजुरी। तो साइकोलॉजिकली हमारे एथलीट स्ट्रांग हो जाते हैं कि भैया चोट वोट का डर नहीं है, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल सकते हैं। एंड अच्छे सरफेस का मतलब क्या रहता है कि लेस एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट हमारा एथलीट जो है वो दे सकता है। इससे हमारे प्लेयर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, नीज और एंकल से उनकी लाइफ भी बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट इज वेरेबल गेयर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वेरेबल गेयर्स यानी स्पोर्ट्स के दौरान जो हमारे एथलीट्स हैं क्या पहनते हैं, जो गेयर्स पहनते हैं उसको वेरेबल गेयर्स है, ठीक है। तो सालों पहले हेलमेट भी नहीं था, हेलमेट आ गया है, हेलमेट में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, ठीक है। बॉक्सिंग के टाइम पे माउथ गार्ड्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर्स आ गए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। आई वेयर आ गया है, जैसे आइस हॉकी में आप देखते होंगे आई वेयर आ गया है। तो वेरेबल गेयर्स बहुत सारे आ गए हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो वेरेबल गेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें भी इंजुरी की जो रिस्क है वो कम हो गई है, ठीक है। तो जो एथलीट है वो अपने फुल पोटेंशियल से खेल सकता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाता है एंड इंजुरी से बचता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इंजुरी लग जाएगी तो एथलीट का जो प्रदर्शन है उसको परफॉर्मेंस पे उसकी हानि पहुंचेगी, ठीक है। वो बहुत अच्छे से
अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं वेरिएबल गियर से साइकोलॉजिकली जो इंसान है वो स्ट्रांग हो जाता है कि अब मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल सकता हूँ। तो बाय वेयरिंग प्रॉपर गियर्स एथलीट्स में गिव हिमसेल्फ अ बेस्ट चांस टू रीच हिज फुल पोटेंशियल इन द स्पोर्ट्स। तो वेरेबल गियर्स भी बहुत सारे टाइप के आ गए हैं, माउथ गार्ड आ गए हैं, हेलमेट, पैड्स, आई शील्ड्स, प्रोटेक्टिव कप्स, रिस्ट एंड चिन गार्ड्स एंड फुटवेयर। तो हम जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। माउथ गार्ड्स जो होते हैं, जैसे कि आपने बॉक्सिंग में देखा होगा, जो कॉन्टैक्ट गेम्स होते हैं जिसमें दो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में कॉम्पीट करते हैं, उसमें माउथ गार्ड्स का यूज़ हम देखते हैं। जैसे कि बॉक्सिंग में ये काफ़ी प्रेवलेंट है, बाकी हम दूसरे जगह भी देख सकते हैं जैसे मार्शल आर्ट्स में, हॉकी में, राइट। हेलमेट है जो क्रिकेट में आप देखते ही होंगे। तो हेलमेट्स आर वेरी वाइटल इन वेरियस स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, स्काइंग, बेसबॉल, क्रिकेट, जिसमें हम देखते हैं कि हेलमेट्स का यूज़ होता है। देन देर इज पैड्स। तो पैड्स बहुत टाइप के होते हैं। रिस्ट पैड होता है, क्रिकेट में आप देखते हो लेग पैड होता है, फिर नी पैड भी होता है, राइट। तो पैड्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एथलीट्स के रिस्ट को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, राइट। आई शील्ड्स होती है। आई शील्ड क्या करती है, हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करती है। आइस हॉकी में, बेसबॉल में, सॉफ्टबॉल में आप आई शील्ड्स को देख सकते हैं। देन देयर इज प्रोटेक्टिव कप्स। प्रोटेक्टिव कप्स हमारे एथलीट्स के प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे आर प्रेवलेंट इन हॉकी, बास्केटबॉल, सॉकर, राइट। देन देर इज रिस्ट, एल्बो, नी गार्ड्स, जो आप क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, जो हमारे एथलीट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सेव करते हैं फ्रॉम मैक्सिमम रिस्क ऑफ फॉलिंग। देन देर इज फुटवेयर। तो फुटवेयर, जो राइट फुटवेयर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि अलग अलग गेम्स के लिए, बास्केटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, टेनिस के लिए अलग अलग टाइप के फुटवेयर्स होते हैं। दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि ओल्ड स्कूल है, ट्रेनर्स है, सॉकर शूज़ है, रनिंग शूज़ हैं, बास्केटबॉल शूज़ हैं, गोल्फ शूज़ हैं। तो अलग अलग टाइप के शूज़ आते हैं अलग अलग गेम्स के लिए, और आप अपने आप पर इसको अप्लाई करके देखो कि अगर आप गलत साइज़ का या गलत टाइप का शू ले आते हो तो आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। तो राइट फुटवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत फुटवेयर आ गया तो आपका ट्रिपिंग के चांसेस हो सकते हैं, फॉलिंग के चांसेस हो सकते हैं और इंजुरी के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए द मेन एम टू वेयर सच गियर्स एंड इक्विपमेंट इज टू कीप द एथलीट सेफ ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। हमारा अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है स्पोर्ट्स में। हम देख सकते हैं कि सेंसर्स आ गए हैं काफ़ी जगह। हम देखते हैं कि जब क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, कैमरा जो है उनको रिकॉर्ड करता रहता है ताकि वो देख सके कि उनकी बॉलिंग पैटर्न क्या है या बैटिंग पैटर्न क्या है, या वो किस एंगल पर खेल रहे हैं या गलत खेल रहे हैं, तो वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई, सेंसर्स आ गए, काफ़ी इक्विपमेंट में सेंसर्स होते हैं, राइट। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो एक तरीके का जैकेट पहनते हैं जिसमें सेंसर होता है, जिससे उनकी स्पीड, स्टैमिना, एक्यूरेसी उसमें पता चल जाती है। फिर इंस्टेंट रिप्ले हम देख सकते हैं मैच के दौरान कि भाई हमने बहुत पुराना एक मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें पता था कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उसने सिर्फ अपना ग्लव लगाया था, एक्चुअल में जो बॉल है वो स्टंप से टच नहीं हुई थी। बहुत पुराना मैच है। तो इंस्टेंट रिप्ले में हम देख सकते हैं बार बार चला के कि भाई लगी है कि नहीं लगी है, बॉल लगी है कि ग्लव लगा है, बैट से बॉल टच हुई है कि दूर से गई है, एंड वर्चुअल रियलिटी आ गया है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम एनालिसिस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम बार बार देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस कैसे, जो हमारा एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। कोचेस को मदद करता है, एथलीट्स दोनों को मदद करता है वो फीडबैक के लिए, ठीक है। रेफरीज को मदद करता है इंस्टेंट रिप्ले वगैरह में कि आउट था या नॉट आउट था, या जो भी एक्टिविटी हुई है उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। एंड इसमें इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आ गए हैं जो कि मदद करते हैं हमारे एथलीट्स को उनकी एक्सरसाइज में और उनके हेल्थ में, राइट। तो बहुत सारे टाइप के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। पहले सेंसर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आजकल बैट में सेंसर्स आ गए हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, इम्प्रूविंग योर बैटिंग इज नाउ वेरी इजी थैंक्स टू स्टैंस बीम बैट सेंसर। तो बैट में सेंसर आ गए हैं, बॉल में सेंसर आ गए हैं, स्टंप्स में सेंसर आ गए, जैकेट में सेंसर आ गए हैं, वॉचेस में सेंसर आ गए हैं। तो क्या मदद करते हैं? अगर बैट में सेंसर है तो पता चल जाएगा किस एंगल पे शॉट खेला, राइट। स्टंप्स में सेंसर आ गए हैं, आजकल आप देख सकते हो जो लाइट है ब्लिंक करती है उसमें, राइट। उसके बाद वॉचेस में आ गया है तो पता चल जाता है इंसान का स्लीपिंग पैटर्न क्या रहा, या
उसका हार्ट रेट क्या रहा, कितने मीटर वो चला या कैसे कितना चला वो। एंड जैकेट आ गया, उससे हमको पता चल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो विराट कोहली जी पहने हुए हैं, लोड है, स्पीड बैंड है, एक्सेलरेशन है, सब कुछ उसमें पता चल जाता है, राइट। स्लीप मॉनिटर्स होते हैं जो स्लीप पैटर्न देख लेते हैं एथलीट्स का। तो ये जो सेंसर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो वॉचेस के रूप में हो या इक्विपमेंट में सेंसर्स हो या जैकेट में सेंसर्स हो। तो ये जो सेंसर्स हैं मदद कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने में। देन इंस्टेंट रिप्ले है, तो ये तो समझाने की बात नहीं है कि हम देख लेते हैं कि बॉल लगी कि नहीं लगी, आउट था कि नहीं था, बॉलर का पैर लाइन के अंदर था, ऊपर था, बाहर था, राइट, बॉल टच हुई स्टंप से या ग्लव्स लगे थे जस्ट। तो वो सारी चीज़ें हम इंस्टेंट रिप्ले में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे कि ट्रेडमिल आ गया, तो आजकल जो ट्रेडमिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हम इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से जान सकते हैं, राइट। फिर आ गया है डिजिटल मीडिया। तो पहले क्या होता था कि मैच को अगर देखना है तो आपको स्टेडियम में जाके देखना होगा, लेकिन अब टीवी पर हम देख सकते हैं, फ़ोन पर हम देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, राइट। तो डिजिटल मीडिया ने भी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसकी रीच को बढ़ा दिया है। छोटी छोटी चीज़ हम इंस्टेंटली जान सकते हैं। Athletes are able to improve their skills. They can view and analyze videos of themselves in action. तो डिजिटल मीडिया से जो एथलीट्स हैं, जो कोचेस हैं, अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो देख सकते हैं, या कॉम्पिटिटर की बैटिंग या बॉलिंग या उनके मैचेस देख सकते हैं जानने के लिए कि उनने कैसा खेला, राइट। जो व्यूवर्स हैं वो फ़ोन पे मैच को देख सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है स्पोर्ट्स को। दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट असिस्ट एथलीट्स एंड कोचेस इन व्यूइंग ऑपोजिंग टीम प्लेज एज वेल। तो ऑपोजिट टीम का परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं। देन देयर इज इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो अब इंजरी भी प्रिवेंट हो रही है, या फिर जब हमारे एथलीट्स को लग जाती है तो उनको रिहैबिलिटेट भी हम कर सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से ही हुआ है। जैसे कि जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं, और एक चीज़ होती है डिजिटल मॉडलिंग के नाम से, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इंजरी कैसे हुई, क्यों हुई, और उसका राइट ट्रीटमेंट भी हम डिसाइड कर सकते हैं। देन देयर इज़ वर्चुअल रियलिटी। जब आप मॉल्स में जाते होंगे तो काफ़ी बार आप बाइक चलाते होंगे या गेम खेलते होंगे, जिसमें फील आती है कि एज इफ हम ही उस इन्वायरमेंट में हैं, राइट। जबकि वो जो इन्वायरमेंट होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, एक फेक सिनेरियो दिया जाता है, राइट। तो उसकी मदद से भी प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड फैंस जो हैं एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। Now, खेलो इंडिया प्रोग्राम was introduced by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि इंडिया में जो एथलीट्स हैं, इंडिया में जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको बहुत ही कम उम्र में पहचाना जा सके और उनको ट्रेन करा जा सके स्पोर्ट्स के लिए। So the event was inaugurated by Honorable PM Mr. Narendra Modi on 31st Jan 2018. It is a very important information कि इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने करा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस डेट पर? 31 जनवरी 2018। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए कितना फंड एलोकेट करा है? 1756 करोड़। Now, the Khelo India Games were introduced to develop the sports culture in India at the grassroots level. ग्रास रूट लेवल का मतलब है निचले स्तर पर भी, गांव में भी, छोटे छोटे शहरों में भी खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो पहुंचे। द एम वॉज टू पॉपुलराइज ऑल द स्पोर्ट्स एज वेल। तो सारे ही इंडियन स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करना भी हमारा एम है इस गेम के थ्रू। इसमें दो कैटेगरीज होती है, अंडर 17 एंड अंडर 21। आप काफ़ी बार स्पोर्ट्स सेक्शन जो है न्यूज़पेपर का उसमें पढ़ते होंगे कि अंडर 17 में इसका सिलेक्शन हो गया या अंडर 21 में इसका सिलेक्शन हो गया। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी ये दो कैटेगरीज होती हैं। एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम में अवार्ड्स किस तरीके से दिए जाते हैं? तो इसमें जो एक कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि वेदर इस पर्सन में उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि आगे जाके अच्छा कर सकता है, खेल सकता है, या इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर सकता है। तो ये जो कमेटी है बहुत ही ग्रास रूट लेवल से, बहुत ही निचले लेवल से देखती है
कि किस लड़के में या लड़की में या किस एथलीट में वो प्रतिभा है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो उनको पहचानती हैं एंड फिर उनको अगले 8 सालों तक 5 लाख रुपए हर साल देती है ताकि वो अपने आप को और पॉलिश कर सकें, राइट। तो दोस्तों पहले इस प्रोग्राम का नाम था खेलो इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स, जो बाद में जाके पड़ गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 31st January to 8th Feb 2018 for under 17 in New Delhi, and second edition held as Khelo India Youth Games from 9th to 20th January in 2018 in पुणे। तो इसमें हमने पहले डिस्कस करा है कि 2 कैटेगरीज होती हैं, अंडर 17 एंड अंडर 21। तो अंडर 17 में 16 गेम्स खिलाए गए जिसमें 5000 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था फ्रॉम 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। एंड गवर्नमेंट ने 20 यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाई हैं जो प्रमोट करती हैं स्पोर्ट्स कल्चर को। एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं जैसे आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी एक्स्ट्रा, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिट इंडिया मूवमेंट। तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि इसको इंट्रोड्यूस करा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में, कहाँ पर, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेंगे, न्यू दिल्ली में। एंड इसका मिशन है कि स्पोर्ट्स के थ्रू हमारे जो लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस आए और वो एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना ले। और ये जो है फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, इंडियाज हॉकी लेजेंड। तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च करा गया था। एंड इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं बहुत ज़्यादा बेसिक हैं कि लोगों को फिजिकली फिट बनाने के लिए उनको अवेयर करना, फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना, ठीक है। फिजिकल फिटनेस जो है हर जगह पहुंच जाए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सिटीजन्स को कि वो अपनी स्टोरीज को शेयर कर सके, टू शेयर इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एनकरेज शेयरिंग ऑफ पर्सनल फिटनेस स्टोरीज। तो अपनी स्टोरीज भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। और अवेयरनेस करना है लोगों में कि हमको डेली स्पोर्ट्स खेलना चाहिए या योगा करना चाहिए या साइकिलिंग और डांसिंग करना चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक हैं कि लोगों को फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर कराना, फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना, हर जगह पहुंचना, स्कूल, यूनिवर्सिटी, छोटी छोटी जगहों पे भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंचे, एक प्लेटफॉर्म देना लोगों को कि वो अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकें और लोगों को बेसिकली अवेयर करना। तो इसका एक प्लेज होता है कि आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी को दूंगा, डिवोट करूंगा और मैं अपनी फैमिली को, अपने नेबर्स को भी फिजिकली फिट बनने के लिए अवेयर करूंगा, एनकरेज करूंगा, राइट। अब इसका जो लोगो होता है फिट इंडिया मूवमेंट का, उसमें क्या होते हैं, 4 एशियाटिक लायंस हैं, 3 आप देख सकते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, राइट। और ये चारों ही जो लायंस हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को। और इसी के नीचे हम अशोक चक्र को देख सकते हैं और अशोक चक्र के पास हम बुल को देख सकते हैं एंड किसको देख सकते हैं, हॉर्स को। तो बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्डवर्क को, जैसे हम बोलते हैं कोहलू का बेल। तो जो बैल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क को पोर्ट्रे करता है, तो यहाँ पे भी बुल पोर्ट्रेज हार्डवर्क। और हॉर्स जो है वो सिंबलाइज करता है लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी को। ये आपको याद रखना है। स्लोगन्स ऑफ फिट इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि इफ द बॉडी इज फिट द माइंड इज हिट, फिट इंडिया, हिट इंडिया, हेल्दी पीपल, हेल्दी फैमिलीज, हेल्दी सोसाइटी, फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ हेल्थ, कमिट योर सेल्फ टू बी हेल्दी एंड फिट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट के बहुत ही बेसिक से बेनिफिट्स हैं जो आप लिख सकते हो कि लोगों को हेल्दी और फिट बनाना है, लोगों को बताना है कि अगर वो हेल्दी और फिट रहेंगे तो वो ज़्यादा समय के लिए काम कर सकते हैं, उनके एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम कर सकते हैं, वो उनकी लाइफ के स्पैन को बढ़ाता है क्योंकि वो जो डिसीजेस होने के खतरे उनको कम करता है, फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी हो जाती है, उनके लंग फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर से जो वो कम होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है, एंड इट इम्प्रूव्स बोन डेंसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो बोन की डेंसिटी है वो
बढ़ती है, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी में अगर कमी हो जाती है तो पोर्स का खतरा रहता है, जो बोन्स है वो खोखली हो जाती है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी बीमारी होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, राइट। तो बोन की डेंसिटी को भी फिजिकल फिटनेस अच्छा रखती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 1। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।